विद्यार्थियों, आज हम लोग बोंदा के राजनीतिक चिंतन के विश्लेषण के संबंध में वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं। बोंदा मध्य युग के बाद, पुनर्जागरण काल के बाद का जो पीरियड है, जो बहुत ही संक्रमण का पीरियड है, जहाँ पर कि न तो मध्ययुगीन अवधारणा रह गई थी और न ही अत्याधुनिक या आधुनिक राजनीतिक दर्शन अपने पूरे रूप में स्थापित हो चुका था। ऐसे मध्य में बोंदा का जन्म फ्रांस में हुआ था 1530 ईस्वी पूर्व में। वह लॉ का विद्यार्थी था, कुछ दिनों तक प्रोफेसर भी रहा उसी यूनिवर्सिटी में। फिर वो वकालत भी किया और फिर वो इतना बुद्धिमान और प्रचलित और प्रसिद्ध व्यक्ति था, विधिवेत्ता था कि फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय के दरबार में उसको सम्मान पूर्वक स्थान दिया गया था। और यही नहीं, फ्रांस का जो चैम्बर ऑफ ड्यूटीज था उसका भी वो सम्मानित मेंबर था। उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। रिस्पांस लिखा है, डेमिनोमिनी लिखा है, यूनिवर्स नेचर थिएट्रम लिखा है, हेप्टाप्लोमर्स लिखा है। लेकिन जिससे सबसे ज्यादा उसको ख्याति मिली और पूरी दुनिया में और राजनीतिक चिंतन के जगत में प्रसिद्धि मिली, वो उसकी पुस्तक थी 6 लीवर्स डी रिपब्लिका। कहीं कहीं उसका नाम 6 बुक्स ऑफ कॉमनवील भी मिलता है। स्टेट के संबंध में, राज्य के संबंध में ये विचार सारे विधिवत विस्तृत रूप से इस डी रिपब्लिका में, या यूं कह लें 6 बुक्स कंसर्निंग स्टेट में मिलते हैं। पॉलिटिकल थॉट पढ़ने के लिए एक चीज बहुत आवश्यक है। जब हम किसी भी दार्शनिक का राजनीतिक दर्शन पढ़ें तो उसकी परिस्थितियों को, उसके देश की परिस्थितियों को, उसके युगीन परिस्थितियों को जानना आवश्यक हो जाता है। आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। बहुत संक्षेप में 1-2 मिनट में मैं बताना चाहूंगा कि जो परंपरा प्लेटो और अरस्तु से शुरू हुई थी, जिसमें व्यक्ति के विवेक का महत्व था, वो परंपरा मध्य युग में धर्म सत्ता के रूप में स्थापित हो गई और बड़ा लंबा समय धर्म सत्ता और राजसत्ता के बीच संघर्ष का चला। और मध्य युग में तो धर्म सत्ता राजसत्ता पर प्रभावी हो गई थी। राजा को चर्च या पोप से निर्देश और आदेश लेकर ही या दैवी कानूनों के आधार पर ही निर्णय लेने पड़ते थे। कुछ दिनों बाद इसका विरोध शुरू हुआ, बड़े दबे रूप में, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं और प्रतिस्थापनाओं का विरोध करना, उनको चुनौती देना, यह आसान बात नहीं है। मृत्यु को दावत देना है। लेकिन धीरे धीरे एक कांसिलियर मूवमेंट का नाम आपने सुना होगा, परिषदीय आंदोलन। वो ये हुआ कि जो चीजें अकेले पादरी या चर्च या वहां के सामंत या किसान करते, उसकी परिषद बना दी जाए, काउंसिल बना दी जाए, और एक व्यक्ति के निर्णय की अपेक्षा इस परिषद का निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद एक लंबी परंपरा लूथर की, मार्टिन लूथर की आती है, नॉक्स की आती है, काल्विन की आती है। इन लोगों ने बहुत सारे धर्म सुधार और समाज सुधार के काम किए। मैकियावेली उसमें आता है, जिसने राजसत्ता को चुनौती देने की कोशिश की।
लेकिन किन्हीं कारणों से बाद में एक तरफ तो कहता है कि राजा को धार्मिक नहीं होना चाहिए, अपनी पुस्तक प्रिंस में धार्मिक दिखाई देना चाहिए, ये भी कहता है। इसका मतलब कहीं न कहीं धर्म का भय है। और वहीं डिस्कोर्सेस में मैकियावेली कहता है कि जिस राज्य की जनता को ईश्वर का भय नहीं रहेगा उस राज्य का नाश हो जाएगा। तो बड़ा खुली चुनौती नहीं दे पाया। लेकिन बोंदा एक ऐसा विचारक है, उस पैराडॉक्सियल एरा में, उस संक्रमणकालीन विरोधाभासी परिस्थिति में चुनौती को स्वीकार करता है और अपने ग्रंथ डी रिपब्लिका में या 6 बुक्स कंसर्निंग स्टेट में वो बहुत विस्तार से राजनीतिक मुद्दों पर अपना ख्याल रखता है। एक चीज और जानना पड़ेगा कि जब फ्रांस में इसका बोंदा का प्रादुर्भाव हुआ तो क्या स्थिति थी। फ्रांस में एक तो धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे, लगभग 40 वर्षों से चल रहे थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों के बीच। और एक और बहुत बड़ी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें 2 तरह के थे, विचारधारा के गुट बन गए थे, समर्थक बन गए थे। एक तो मोनार्क को, राजा को समाप्त करना चाहते और चाहते थे कि फ्रांस को राजा की निरंकुशता से मुक्त कराई जाए, उनका गुट था। और दूसरा गुट जो था ऐसे लोगों का था जो धार्मिक सहिष्णुता के समर्थक थे, धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। उनका कहना था कि भाई राजा को धार्मिक मामलों में तो हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए, धर्म व्यक्ति का अपनी आस्था का विषय है और राजा उसमें कोई बल या दमन की नीति नहीं लगा सकता। एक माहौल था, यानी सोशल पोजीशन थी, रिलीजियस पोजीशन ये थी और पॉलिटिकल पोजीशन ये थी। बड़ा ही पतन की गर्त में फ्रांस जा रहा था। ऐसी स्थिति में बोंदा ने एक नए सिरे से अपने राजनीतिक विचार रखे और देश को मजबूती देने का प्रयास किया। उसने जैसे उसके राज्य संबंधी विचार, आप तो जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण विचार बोंदा का संप्रभुता विषयक है, लेकिन उसके पहले मैं संप्रभुता के विषय में बोंदा की बात करूं बहुत ही संक्षेप में, उसके 2-3 विचार और भी बताने आवश्यक होंगे जो संप्रभुता के सिद्धांत को समझने में सहायक होंगे। जैसे राज्य का विचार क्या था, धर्म के विषय में उसकी क्या अवधारणा थी, क्रांति और युद्ध के विषय में उसकी क्या अवधारणा थी, शासन के प्रकार के विषय में, जलवायु के विषय में। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको बहुत संक्षेप में 2-2, 4-4 पंक्तियों में हम समझने की कोशिश करेंगे। राज्य को तो जैसे अरस्तु का चिंतन था राज्य की उत्पत्ति का, लगभग उसी ढर्रे पर, उसी के अनुसार बोंदा भी राज्य की उत्पत्ति की बात करता है। वो कहता है कि परिवार से राज्य बना हुआ है। कई राज्य जो है कई परिवारों का समुदाय है, बड़ा समुदाय, बृहत संगठन है। और परिवार स्वाभाविक रूप से स्त्री पुरुष एक साथ रहने लगे और उस परिवार में बहुत संबंध थे, माता पिता का संबंध, पति पत्नी का संबंध, सेवक स्वामी का संबंध, ये रिलेशंस होते थे। और जो परिवार का मुखिया होता था वो उसके आदेशों का पालन परिवार के सारे सदस्य निष्ठा पूर्वक करते थे, उसका आज्ञा पालन करते थे, उसके निर्देशों का पालन करते थे। और फिर इस तरह से परिवार जो हुए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन स्थानों पर रहना शुरू किए जहां पर उनके जीवन को सुखमय बनाने के संसाधन थे। और परिणाम यह हुआ कि सभी परिवार अपने सुखी जीवन के लिए उन संसाधनों पर वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे।
परिणामतः परिवारों में लड़ाई हो गई। कुछ परिवारों ने कुछ परिवारों पर विजय प्राप्त की, अपने अधीन कर लिया, कुछ विजेता हो गए, और इस तरह से शासक शासित का भाव उत्पन्न हुआ। और बोधा के दर्शन में देखा जाए तो पावर थियरी, शक्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में परिलक्षित होता है। और उसी तरह से कई जो परिवार थे उन समुदायों को मिला करके जैसे आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक संगठन बने, धार्मिक संगठन बने, और राज्य उनका एक राजनीतिक संगठन बना। तो कुल मिलाकर राज्य क्या है, जिसमें निगम है, गांव है, नगर है, यानी जो सिटी स्टेट थोड़ा बहुत जो अरस्तु का अंश है वो भी हमको मिलता है। और उसके बाद कुछ मध्ययुगीन चीजें भी हैं, उनको भी किसी मोह के कारण बोधा छोड़ नहीं पाए, वो भी राज्य में रखता है, और इस तरह से राज्य को एक समग्रता प्रदान करता है और बताता है कि राज्य का उद्देश्य क्या है। राज्य का उद्देश्य है शांति बनाना, सुव्यवस्था लाना, कानून निर्माण करना, और वो कानून जो होगा, जो राज्य बनाएगा, वो बौद्धिक होगा, विवेक की उपज होगा, संवेदनाओं और संवेगों पर नहीं होगा। जो राज्य है, जो संप्रभु है, उसकी इच्छाएं कानून है, और उन कानूनों जिनका वो निर्माण करता है उनका पालन सभी लोग वैसे ही करेंगे जैसे परिवार के सदस्य अपने मुखिया के आदेशों का पालन करते हैं। राजा कहता है कि राजा जो है वो दैवीय आदेश का पालन करेगा, नेचुरल लॉ जिसको कहता है, उसके लिए प्राकृतिक विधियों का बड़ा महत्व है, उनका उल्लंघन संभव नहीं है। तो राजा उन प्राकृतिक विधियों या दैवीय आदेशों का पालन करेगा, मजिस्ट्रेट राजा के आदेशों का पालन करेगा, बाकी लोग मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करेंगे। इसी तरह निगम है, अन्य संस्थाएं हैं, और अंतिम परिवार है, वो अपने मुखिया के आदेशों का पालन करेगा, और ये व्यवस्था चलेगी। जहां तक प्रकार की बात है, राज्य या शासन के प्रकार की बात है, तो वो मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था। केवल 3 प्रकार का राज्य मानता था, शासन मानता था, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और प्रजातंत्र। और कुल मिलाकर वो राजतंत्र का समर्थक था, लेकिन ये भी कहता था कि अंतिम शक्ति प्रजा में ही है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। और वो प्रजा क्या है, वो परिवार है, परिवार का अंग है, तो उनका सम्मान होना पड़ेगा। इसी तरह से क्रांति क्यों होती है, अरस्तु का प्रभाव उस पर था। अरस्तु ने बहुत सारे कारण बताए, इसने कुछ दैवी कारण बताए, कुछ जलवायु के कारण बताए, कुछ मानवीय कारण बताए। दैवी कारण तो अज्ञात है, जलवायु और प्राकृतिक कानून के कारण भी उसी तरह से हैं। मतलब भौगोलिक परिस्थितियां भी क्रांति को बढ़ावा देने में कारगर होती हैं, उनका भी अध्ययन करना चाहिए क्रांति के अध्ययन करते समय। और मानवीय कारण तो असमानता, न्याय, हिंसा वगैरह वगैरह है ही है, इससे भी क्रांति होती है। फिर भी युद्ध नहीं करने देता, युद्ध का विरोधी था। विकास राज्य का तभी है और मनुष्य का तभी है जब शांतिपूर्ण वातावरण। युद्ध में क्या होता है, बड़ा दर्दनाक दृश्य बोधा ने प्रस्तुत किया है कि किसान की फसल जला दी जाती है युद्धों में, स्त्रियों के साथ बलात्कार होता है, सामान्य जनता के घर फूंक दिए जाते हैं, लूटपाट होती है, हिंसा होती है, रक्तपात होता है। इसलिए किसी भी दशा में क्रांति नहीं की जा सकती। शांति की ही स्थापना राज्य का उद्देश्य होना चाहिए, और जनता अपना विकास उसी शांतिपूर्ण वातावरण में ही पूर्ण रूप से कर सकती है। और इस तरह से यदि हम देखें तो उसने धर्म की जो बात की, जो मैंने पॉलिटिकस की बात की थी, वो चाहता था, एक ग्रुप था ना, एक मोनार्क का कोई के अगेंस्ट था और एक धर्म की सहिष्णुता को लेकर था, उस ग्रुप का नाम था पॉलिटिकस। तो वो एक तरह से बहुत बड़ा श्रेय मिलता है बोधा को धर्मनिरपेक्षता का,
क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। वो कहता है कि राजा किसी धर्म को मानने और न मानने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। धर्म के क्षेत्र में प्रजा स्वतंत्र है, आस्था का विषय है, और इसमें कोई सरकारी धर्म या दमन के आधार पर धर्म स्थापित नहीं कर। तो सेकुलरिज्म जिसे आप कह सकते हैं आज की भाषा में, उसका बहुत बड़ा समर्थक था और राजनीतिक विज्ञान को बहुत बड़ी देन है उसकी। अब हम बात करते हैं संप्रभुता की। संप्रभुता का सिद्धांत आप जानते ही हैं कि बहुत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में मध्य युग में तो विलुप्त ही हो गया था। कई कमेंटेटर से कहते हैं कि समीक्षक कि मध्य युग राजनीतिक अंधयुग था। तो बहुत मैकिया ने थोड़ी सी बात की, लेकिन अभी मैंने चर्चा की कि कहीं न कहीं धर्म के प्रभाव में था वो। इसलिए एक प्रश्न बनता है कि क्या मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था? तो था। यदि हम कहते हैं तो कुछ चीजें उसके पक्ष में आती हैं, लेकिन जब कहते हैं कि नहीं था तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि नैतिकता और धर्म को भी अंत में महत्व देने लगा और वो आधुनिक बनने से रह गया। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है कि संप्रभुता की कोई अच्छी परिभाषा, व्यवस्थित सिद्धांत को नहीं दे सका। ये श्रेय बोधा को मिलता है। बोधा कहता है कि राज्य कानून बनाता है, कानून बनाने की संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, और उसके कानूनों को पालन करने का सबका दायित्व है। संप्रभुता की परिभाषा में कहता है कि सॉवरेंटी इज ए सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। बहुत ध्यान से इस परिभाषा को आप पढ़ेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। सॉवरेंटी इज ए सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, यानी नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है जो कानूनों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। और इस परिभाषा का हम विश्लेषण करें तो उसी परिभाषा में सारी विशेषताएं संप्रभुता की परिलक्षित हो जाती है। जैसे कि जब कहते हैं संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है, तो पहली विशेषता हो गई सर्वोच्चता, यानी उससे बड़ा, उससे श्रेष्ठ कोई संस्था नहीं है, वो सुप्रीम है, उसके आदेशों को सब मानेंगे। दूसरा है ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स, नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर है, मतलब सर्वव्यापकता। नागरिक भी उसके परिधि के अंदर है और प्रजाजन भी। यहां मैं एक लाइन ये बोलना चाहूंगा कि नागरिक भी कहा, प्रजाजन भी कहा, इसका क्या मतलब? तो बच्चों, उस समय फ्रांस का जो परिवेश था, समाज था, वहां नागरिकता बड़ी आसान नहीं था। नागरिकता की बात चर्चा करते हुए एक जगह बोधा कहता है कि जब परिवार का एक मुखिया दूसरे अन्य परिवार के मुखियाओं के साथ मिलकर बाहर बैठकर निकलकर किसी व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तब वो नागरिक कहलाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि नागरिकता बड़ी सीमित थी। जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो विदेशी हैं, ऐसे तमाम लोग हैं जो उससे वंचित हैं, धर्म के लोग हैं। इसलिए बड़ी ही बुद्धिमानी से अपनी संप्रभुता की परिभाषा में बोधा ने दोनों बात कही। नागरिकों, ये कहने का मतलब है कि जितने भी राज्य व्यवस्था से संबंधित लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, शासन में लगे हुए लोग हैं, और प्रजाजन जो उससे बाहर भी हैं, अर्थात किसान भी आ गए, मजदूर भी आ गए, चर्च भी आ गया, पोप भी आ गया, पादरी भी आ गए, बिशप भी आ गए, सब लोग, कोई छूटा नहीं। इसीलिए उसने नागरिक और प्रजाजन दोनों शब्दों का प्रयोग किया। तो सभी लोग, सर्वव्यापक है, कोई इससे बाहर नहीं है। तीसरी बात कहता है वो अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, कानून से प्रतिबंधित नहीं है। इसका मतलब क्या कि संप्रभुता जो है वो श्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई कानून नहीं है, और वो स्वयं कानूनों से प्रतिबंधित नहीं है, यानी कोई कानून उस पर लागू नहीं होता, उसका कानून सब पर लागू होता है। तो सर्वव्यापकता हो गई। इसी तरह से हम असीमित कह सकते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। उसी तरह से हम उसको एब्सोल्यूटिज्म जिसे कहते हैं, पूर्ण सत्तावाद, वो भी ये पूर्णता उसके अंदर है।
श्रेष्ठता उसके अंदर है। और इस तरह से संप्रभुता की एक श्रेष्ठ परिभाषा बोंदा देता है, जिसमें कि उन परिस्थितियों में ऐसा करता क्यों है। अपने वक्तव्य के पहले मैंने वहां की राजनीतिक स्थिति बताई थी, तो वो राजा को मजबूत बनाना चाहता है। जो सिविल वार फ्रांस में था, जो रिलीजियस वार फ्रांस में था, जो अराजकता की स्थिति थी, अनिश्चितता की स्थिति थी, फ्रांस एक अपने विनाश के कगार पे आ गया था, तो उसको महसूस होता था कि हम एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन करें, एक ऐसी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन करें जो इस तरह के राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर सके, अस्थिरता को दूर कर सके, मार काट, परस्पर वैमनस्य, गुटबाजी को खत्म कर सकते। और ये कौन कर पाएगा? वह एक सर्वशक्ति संपन्न संप्रभु ही कर सकता है, राजा ही कर सकता है। और इस तरह से उसने राजतंत्र का समर्थन किया अपने प्रभुसत्ता के सिद्धांत द्वारा। लेकिन कहते हैं कि वो मध्य युग के बाद का जो आधुनिक युग का शुरुआत का पीरियड था, वो ऐसा पीरियड था कि धार्मिक मान्यताओं से और बिंबों से और उनकी स्थापनाओं से मुक्त होना बड़ा मुश्किल था। तो बोधा ने अपनी संप्रभुता को निरंकुश नहीं बनाया, निरंकुश बनाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अंततः उसने उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए। और प्रतिबंध क्या है वो हमको जानना है। जैसे वो कहता है कि नेचुरल लॉ का प्रतिबंध है, संप्रभु किसी भी प्राकृतिक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके अधीन होगा। अभी नेचुरल लॉ क्या है? तो दैट इज डिवाइन लॉ। जो दैवी विधियां हैं, मान्यताएं हैं, वो नेचुरल लॉ हैं और हर देश और हर समाज में वो रहती हैं। उनका उल्लंघन राजा या संप्रभु नहीं कर सकता। दूसरा, रीति रिवाज और परंपराएं कानूनों से भी महत्वपूर्ण होती हैं। आदमी एक बार कानून का उल्लंघन तो कर लेता है, लेकिन परंपराओं का, प्रथाओं का, रीति रिवाजों का उल्लंघन जल्दी नहीं करता है। तो राजा को भी चाहिए, संप्रभु को भी चाहिए, या संप्रभु के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रतिबंध है कि वो किसी भी देश और समाज के रीति रिवाज और परंपराओं का उल्लंघन नहीं करेगा। वे रीति रिवाज और परंपराएं, उसके ऊपर एक प्रतिबंध है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको हम संवैधानिक शासन कहते हैं। संविधान की ऐसी कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती हैं जो पहले से चली आती हैं। किसी भी राज्य में एक दो दिन का तो शासन है नहीं, सैकड़ों वर्षों का है। तो कुछ संविधियां बनी हुई होती हैं, उनका भी उल्लंघन वो नहीं कर सकता। उस संवैधानिक विधियों का पालन अनिवार्य है, उससे बंधा हुआ है। यहां हम एक संकेत ये करना चाहेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का भी प्रणेता कहा जा सकता है बोधा। इसी तरह से एक प्रतिबंध लगाया परिवार और संपत्ति का, बहुत बड़ा प्रतिबंध। प्रतिबंध ये वो कहता है कि परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, तो कोई भी संप्रभु या राजा परिवार के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अर्थात जो इंटरनल लाइफ ऑफ द फैमिली है या इंटरनल लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल है, उस पर राजा का या संप्रभु का कोई प्रतिबंध नहीं है, वो उससे बंधा हुआ है। वो समझ रहे हैं? और प्रॉपर्टी, संपत्ति छीन नहीं सकता, अतिक्रमण नहीं कर सकता। यहां पर बोधा में हम वो सिद्धांत पाते हैं जो बहुत बाद में चल करके लॉक में मिलता है। जॉन लॉक कहता है कि नेचुरल राइट्स थे, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार था प्राकृतिक अवस्था में, और राज्य बनने के बाद भी कोई भी राज्य इन तीनों अधिकारों का बिना व्यक्ति की सहमति के सीमांकन नहीं कर सकता, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। तो इसके बीज जो है बोधा में दिखाई पड़ते हैं, जब वो कहता है कि संपत्ति परिवार की होती है और किसी भी संपत्ति को
न सीमित कर सकता है, न वापस ले सकता है, न उसमें कोई हस्तक्षेप कर सकता है, उससे भी वो बंधा हुआ है। और इसी तरह से वो धर्म की सहिष्णुता ही है। जो धार्मिक मान्यताएं हैं, एक प्रतिबंध ये भी है कि जो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कैथोलिकों का हो, या प्रोटेस्टेंट का हो, या किसी का हो, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, मौलिकताएं हैं, स्थापनाएं हैं, उसका भी उल्लंघन या उसका भी अतिक्रमण संप्रभ नहीं करेगा। एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था देगा। अपनी इच्छा अनुसार लोग धर्म का पालन करें, उसमें हस्तक्षेप न करें। तो डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ, सेकुलरिज्म, प्रॉपर्टी, फैमिली का प्रतिबंध, और ये सब ऐसा हो गया जिससे कि उसकी संप्रभुता का जो सिद्धांत बहुत ही खुशी खुशी ये बताया गया कि सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ, लगता है किसी एब्सोल्यूट मोनार्क की स्थापना होने जा रही है, डिस्पोटिज्म की होने जा रही है, सर्वसत्ताधिकारवाद की होने जा रही है, या एक पूर्ण संप्रभुता का सिद्धांत, सर्वोच्च शक्ति का सिद्धांत स्थापित बोधा द्वारा होने जा रहा है। वो उसकी सीमाओं को देखने से लगता है कि वो सफल नहीं हो पाया। और जो आशाएं थी संप्रभुता प्राप्ति की, जो अवधारणा थी, या यूं कर लें कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल थॉट के जनक के रूप में श्रेय बोधा को मिलने जा रहा था, वो मिलने से वंचित रह गया, क्योंकि अंततः इसने भी संप्रभुता के सिद्धांतों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। कुल विचार इसका देखा जाए मेरे ख्याल से तो जो फ्रांस की स्थिति थी, जो धर्म की स्थिति थी, जो सिविल वार था, उसमें जो स्थापनाएं थी, उसी के संदर्भ में सारे विचार घूम फिर के इसके हैं। और वो एक जो 2-3 चीजें महत्वपूर्ण मैंने बताई कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेकुलरिज्म का जन्मदाता कहा जा सकता है। राजनीति विज्ञान में भौगोलिकता, जलवायु के महत्व पर बल देना, ये बोधा का बहुत बड़ा योगदान है। बाद में चल के मॉन्टेस्क्यू ने इस पर बहुत बड़ा काम किया, जिसे सेक्स पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। और अब तो आप देख ही रहे हैं कि आज की भी राजनीति में, वर्तमान राजनीति में तो सबका भौगोलिक परिवेश का, जलवायु का, सबका असर पड़ता है। बोधा कहता था जैसे उत्तर के लोग बलवान होते हैं, तो दक्षिण के लोग कला और विज्ञान और संस्कृति के महत्वपूर्ण जानकार होते हैं, और बीच के लोग बलवान और विद्वान दोनों होते हैं। ये कुछ जलवायु का असर होता है, कुछ पारिस्थितिकीय जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका भी असर होता है। कुछ लड़ाकू होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, इसके भी होता है। तो ये राजनीति विज्ञान में इनका भी महत्व है, ये बोधा ने दर्शाया। और इस तरह से ये भले ही कहा जाए कि बोधा ने वो सिद्धांत तो संप्रभुता का नहीं दे पाया जिसकी संभावना और अपेक्षा राजनीतिक दर्शन करता था, लेकिन मार्ग प्रशस्त किया। हाब्स द्वारा, ऑस्टिन द्वारा जो संप्रभुता का सिद्धांत बाद में दिया गया, हम कहने में हिचक नहीं सकते कि पहले थोड़ा सा मैकियावेली ने, उसके बाद बोधा ने उस द्वार को खोला, और जिस पर जाकर के हाब्स और ऑस्टिन या इस तरह के विचारक जो सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च संप्रभुता के समर्थक थे, सुपीरियर पावर के समर्थक थे, एब्सोल्यूटिज्म के समर्थक थे, जिन्होंने धर्म सत्ता पर पूरी तरह प्रहार कर दिया। बोधा तो मान के चलता है, लेकिन हाब्स में आप पाएंगे तो बिल्कुल चर्च और पोप को नहीं मानता है, धार्मिक मामलों की बात ही नहीं करता, उस पर भी राज्य को अधिकार दे देता है। तो ये जो बाद में हाब्स वगैरह का चिंतन आता है, उसकी एक पूर्व पीठिका थी, एक संदर्भ प्रस्तुत किया गया जो कि बहुत बड़ी देन बोधा की है। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।